Hey guys, welcome to our YouTube channel. Today we'll discuss about class 12th mathematics chapter number 10. अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 बुक का चैप्टर नंबर 10 है ये वेक्टर अलजेब्रा का। ये भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है। अगेन जब आप पार्ट 2 पे करते हैं तो ये अगेन बहुत सिंपल चैप्टर है, तो मैंने इससे स्टार्ट किया है। ये चैप्टर जो है बहुत इजी सा चैप्टर है। इसमें बस आपको जो है सारे फॉर्मूलाज को याद रखना है, ठीक है। फिर आप देखना आराम से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेक्टर क्या होता है। हम बात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा की। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर समझने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, स्केलर। स्केलर क्या होता है? अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी और स्केलर, ठीक। वेक्टर क्या हो जाएगा? एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर। और हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं? ए बी और ऊपर एरो बना देते हैं, तो ये बन जाता है ए बी वेक्टर। तो वेक्टर का बेसिक मीनिंग समझ रहे? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शन होगी, ठीक। ठीक है, अब हम बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। सो द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट्स इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पॉइंट्स, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, टर्म्स जो है नाम से ही समझ में आ रही है। टर्म है इनिशियल पॉइंट, तो नाम से ही समझ में आ रहा है एक ऐसा पॉइंट जो इनिशियली स्टार्ट हो रहा है कहीं से, ठीक है। तो जो पॉइंट ए है जहाँ से ए बी वेक्टर शुरू होता है वो इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे वो बी वेक्टर खत्म हो जाता है ए बी वेक्टर का बी पॉइंट, वो हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो एंड पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट। अब हम आ जाते हैं मैग्नीट्यूड पे। ऊपर हमने बोला कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो अब मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे? तो देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? जो भी आपने दो टर्म्स पढ़ी, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा। कैसे डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड को? ए बी, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड का हम सिंबल लगा देते हैं और उसमें ए वेक्टर लिख देते हैं, ठीक। तो जनरली हम जो है इस वाले सिंबल का बहुत यूज करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो है इसको अच्छे से याद रखें और इसको भूलें नहीं। इस पे भी एरो है, ठीक। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर पे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है कि जब भी हमें कभी, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, पोजीशन वेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है कोई ऐसा वेक्टर जिसकी पोजीशन होगी, राइट। तो जब भी कभी हमें पोजीशन निकालनी होती है, ठीक है, किसी एक वेक्टर की ओरिजिन से, तो हम जो है इस तरह से निकालते हैं ओपी वेक्टर करके। सिंपल सी बात है, आपको कहीं किसी भी वेक्टर की पोजीशन निकालनी है ओरिजिन से, हम हमेशा पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं। आप अभी आगे क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो है ना पोजीशन वेक्टर यूज किया ही किया है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पी पॉइंट लो, आपके पास कोई और पॉइंट भी हो सकता है। हम ए भी ले लें, बी भी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं एक बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड इज गिवन एज दिस एंड इट्स मैग्नीट्यूड बाय, मैग्नीट्यूड कैसे आता है पोजीशन वेक्टर का? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी एक बात देखो, यहाँ पे ही नोटेशन शुरू हो जाती है जो आपको याद रखनी है, वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। ये वाले जो है ना कैप्स को मत भूलना, अगर आप कैप नहीं लगाओगे वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैप क्या है? यहाँ पे जो ऊपर हल्का से मैंने इस तरह से बना रखा है ना, ये आपका कैप होता है, ठीक। आगे आ जाते हैं डायरेक्शन को साइंस में। बाकी आप जब क्वेश्चंस आगे करोगे तो आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये सिर्फ बेसिक टर्म्स है, बेसिक डेफिनेशंस है, जिसको आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। फिर जैसे आप क्वेश्चंस पे आओगे तो आप क्वेश्चन से देखने इजीली कर पाओगे। डायरेक्शन को साइंस क्या है? द एंगल्स अल्फा बीटा and gamma made by the vector are with the positive directions of x, y and z axis respectively are called its direction angles, ठीक। सो एक डायरेक्शन एंगल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, अल्फा बीटा गामा हम तीन एंगल्स मान लेते हैं जो हमारे वेक्टर आर के अकॉर्डिंग बनेंगे ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन
एंगल्स। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप करोगे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं हर बात पे बोल रही हूँ, हो सकता है ये चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो टर्म्स को लेके, बट जब आप क्वेश्चंस पे आओगे ना, आपकी वो टर्म्स की क्लैरिटी भी क्लियर हो जाएगी। और ये चैप्टर ऐसा है जो आपको आगे चैप्टर 11 में भी हेल्प करेगा, तो मेक श्योर कि आप ये चैप्टर अच्छे से करो। ठीक, अब हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स है, इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस पे। सो द कोसाइन वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स इज, दैट मीन्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ले लेते हो तो वो बच जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, एल, एम और एन से। ठीक, नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P may also be expressed as LR, MR, NR. These numbers proportional to the direction cosines are called direction ratios of the vector R and usually denoted as A, B and C. इस चीज को भी हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे एक नोट है, यहाँ पे जो भी मैंने आपको एल एम और एन बताया, अगर आप इनका स्क्वायर्स करते हो यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हो वो 1 नहीं होगा। इन जनरल हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है, अब हमने वेक्टर का मीनिंग जाना, अब हम जान लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आते हैं जीरो वेक्टर पे। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसका जो जीरो होगा बेसिकली वेक्टर में, उसका मैग्नीट्यूड जीरो रख लो, जैसे उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो जीरो हो जाएगा, वो कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास जीरो वेक्टर। तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो वो वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं को-इनिशियल वेक्टर पे। सो टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, इट इज योर को-इनिशियल। को-इनिशियल क्या होंगे, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होगा। ऐसे ही कोलिनियर वेक्टर कौन से होंगे, इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। बेसिकली वो पैरेलल होने चाहिए। फिर हम आ जाते हैं इक्वल वेक्टर पे। इक्वल वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी वो होंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, a vector whose magnitude is same as that of the given vector say AB but the direction is opposite to that of it. उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस होगी। तो मैंने बिल्कुल हिंदी में आपको जो है इन सबके मीनिंग्स बता दिए, बाकी आप इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से पढ़ सकते हैं और बस इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है इनकेस कोई पूछ ले। वैसे तो नहीं आता इस तरह से कोई क्वेश्चन, पर अगर कोई आए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडिशन और द सम ऑफ वेक्टर्स पे। इफ द 3 पॉइंट O, अब आप यहाँ पे डायग्राम देखो मैंने बना रखा है O A B, ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। OA जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, A वेक्टर, AB आपका रिप्रेजेंट करता है B वेक्टर और OB जो है वो रिप्रेजेंट करता है C वेक्टर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ये वाले जो है इस तरह से कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो ये वाली लाइन कैसे आएगी, ये डेफिनेटली A प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा C वेक्टर की इक्वल। तो हम यहाँ पे C वेक्टर को क्या बता सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बेसिकली हम जो है दो वेक्टर्स को ऐड करके दिखा रहे हैं। ठीक, और इसी को हम जो है क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो यहाँ पे जो है 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं वेक्टर एडिशन में। सबसे पहले कम्यूटेटिव हो सकता है, यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर किसकी इक्वल हो सकता है, B वेक्टर प्लस A वेक्टर के। दूसरा एसोसिएटिविटी, यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर हो सकता है किसकी इक्वल, A वेक्टर प्लस B वेक्टर ब्रैकेट प्लस C वेक्टर। ठीक, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो वेक्टर। तो A वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर कितना आ जाएगा, A वेक्टर, या हम कह सकते हैं जीरो वेक्टर प्लस A वेक्टर कितना हो जाएगा, A वेक्टर। ठीक, ऐसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहते हैं, यानी कि A वेक्टर प्लस माइनस A वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, और माइनस A वेक्टर प्लस A वेक्टर किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो के। मतलब दोनों बातें ट्रू है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। चलिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कहते हैं, देखो अगेन यहाँ पे मैंने बना रखी है डायग्राम। फॉर एनी 2 वेक्टर्स वी डिफाइन A वेक्टर माइनस B वेक्टर एज A वेक्टर प्लस
minus b vector. It is called the subtraction of vector. To subtract b vector from a vector, we reverse the direction of b vector to get minus b vector and add it to a. बेसिकली आप जैसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो ना, बस वही करना है और कुछ नहीं है। ठीक, अभी आप जो क्वेश्चन में देखोगे ना आपको कि बिल्कुल ही सिंपल है। देखो नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, मान लेते हैं ए वेक्टर एक वेक्टर हमें गिवन है और लैम्डा एक स्केलर है। तो लैम्डा ए वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज लैम्डा टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। दैट मीन्स हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला रिमार्क है 1 into a vector is a vector, -1 into a vector is minus a vector, 0 into a vector is 0 vector. If a vector is a unit vector in the direction of the proper vector a vector, तो हम जो है यूनिट वेक्टर को किस तरह से डिफाइन करते हैं? इस तरह से डिफाइन करते हैं ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे जो है हम एक कैप लगा देते हैं फॉर द यूनिट वेक्टर। ठीक है, जहाँ पे आपका ये वाला पार्ट जो है ये स्केलर ही है, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वेक्टर ए वेक्टर एंड लैम्डा ए वेक्टर, दीज आर कोलिनियर। In general, if two vectors are collinear, then we can find, अगर हम इन जनरल बोल रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो हम एक सूटेबल लैम्डा निकाल सकते हैं सच दैट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाए। ठीक है, वी कैन फाइंड सूटेबल स्केलर लैम्डा सच दैट बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा ए वेक्टर के। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर बाय स्केलर। तो अगर हम a और b दो वेक्टर्स मान लेते हैं और m n स्केलर्स हैं, तो m प्लस n इंटू ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? m इंटू ए वेक्टर प्लस n इंटू बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर। m n इंटू ए वेक्टर है तो हम m इंटू n ए वेक्टर भी कर सकते हैं, और हम ऐसा भी कर सकते हैं n इंटू m ए वेक्टर। ठीक, अगर m इंटू ए वेक्टर प्लस b वेक्टर है तो यानी कि हो जाएगा m इंटू ए वेक्टर प्लस m इंटू बी वेक्टर। ठीक, अब हम आ जाते हैं सबसे इजीएस्ट पार्ट पे, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। आपने आई गेस लास्ट क्लासेस में भी अपनी पढ़ा होगा, जो आपने प्रीवियस क्लासेस ली थी, क्लास 11th में भी आई गेस पढ़ा होगा। देख लेते हैं एक बार। ए और बी जो है दो पॉइंट्स हैं सच दैट ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। लेट पी बी द पॉइंट विद द पोजिशनल वेक्टर आर वेक्टर which divides the line segment AB into the ratio m:n। तो अब हमारे पास देखो, अगर पॉजिटिव आंसर आता है ना तो हम मानते हैं कि वो इंटरनली है, और अगर नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली मानते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको सिंपली फॉर्मूला याद रखोगे, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, और अगर एक्सटर्नली निकालना होता है तो हम बस प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में आइडली मेंशन्ड होता है। इन केस नहीं मेंशन्ड होता आप इंटरनली मान के चलते हो। ठीक है, आप फॉर्मूला ये लगाते हो, सॉल्व करते हो। इन केस आपको नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो आप कहते हो कि वो एक्सटर्नल है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, देखेंगे एक बार। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो हम एक वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? रूट में आई कैप का कोफिशिएंट यानी कि 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1 और के कैप का कोफिशिएंट 1। तो जब आप इनके स्क्वायर्स कर दोगे, ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता था? हमारे पास होता था x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। तो हमें जब मैग्नीट्यूड निकालना होता था हम रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी वही चीज़ की है। ठीक है, एक तरह से अगर आप देखो तो इनके ये कोफिशिएंट्स ही ले रहे हो आप। ठीक, सो बी वेक्टर का अगर हमें निकालना है मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट में कह रहे हैं फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। तो हम P एक पॉइंट मान लेते हैं, जो हमें 2,1 गिवन है वो हम इनिशियल पॉइंट P मान लेते हैं, और -5 7 को हम एक टर्मिनल पॉइंट से Q मान लेते हैं। तो अगर आप PQ वेक्टर निकालो तो कितना आ जाएगा? OQ माइनस
ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो क्या लिखोगे? -5i प्लस 7j। फिर आप लिखोगे माइनस ओ पी वेक्टर, यानी कि पी वेक्टर को बनाओ वेक्टर फॉर्म में करो, तो ये कितना आ जाएगा? 2i प्लस j। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में कह रहे हैं स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताना है, तो वो बता देते हैं। तो देखेंगे स्केलर कंपोनेंट क्या आ गया? -7 और 6, और वेक्टर कंपोनेंट क्या आ गया? -7i प्लस 6j। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सम ऑफ दी वेक्टर्स निकालना है, 3 वेक्टर्स है, इनका सम निकालना है, मतलब नॉर्मली एडिशन करना है। याद रखना सिर्फ आप i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट के साथ ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे i है, यहाँ पे -2i है और यहाँ पे i है, तो आप इन्हीं को ऐड करो। ऐसा नहीं है कि आप i के कंपोनेंट को j के कंपोनेंट के साथ ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो नॉर्मल एडिशन है, हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमें निकालने यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। तो बस सिंपली हमें वेक्टर गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे √6 आ जाएगा। ए वेक्टर लिखोगे डिवाइड बाय √6, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, जहाँ पे पी और क्यू ये गिवन है। अभी तक आपको नॉर्मली एक वेक्टर गिवन था, उसकी डायरेक्शन में निकाल रहे थे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, उसकी डायरेक्शन में आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले आप पी क्यू को कंप्यूट करोगे, पी क्यू वेक्टर निकालोगे कि वो है क्या, फिर उसके लिए इजिली जो है यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो देख लेंगे पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे? ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे ये आपके पास वेक्टर आ गया। अब आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बस डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 3√3। ठीक, अब हम इसको लिख देते हैं। अब हमने देखो यहाँ पे इसको यूनिट वेक्टर की तरह लिख दिया, यानी कि पी क्यू का वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो आप जब इसको जो है आप देखो 3 आप कॉमन ले लोगे, नीचे भी 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/√3 इंटू आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं find a vector in which the direction of the vector this has the magnitude 8। हमें एक वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 8 यूनिट्स। तो सिंपली एक वेक्टर गिवन है, उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया? √30। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्यों है? क्योंकि हमें जो इसमें निकालना था उसको हमने ए वेक्टर मान लिया। तो यूनिट वेक्टर कैसे आ जाएगा? ए वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कितना आ जाएगा? हम इसको ये लिख सकते हैं। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो। तो यानी कि हमारे पास जो 8a वेक्टर है वो किसकी इक्वल हो जाएगा? 8 टाइम्स a वेक्टर के। तो जो वेक्टर है उसको लिख दो और उसका 8 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, सॉल्व करोगे आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R which divides the line joining the 2 points P and Q whose position vectors are this and this respectively in the ratio 2:1 internally and externally। मतलब हमें जो है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से निकालना है। अगर आप देखो यहाँ पे रेशियो गिवन है, इंटरनली एक्सटर्नली लिखा है, सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो लगा देते हैं। तो देखेंगे अगर आप हमने जो है सबसे पहले इंटरनली के लिए फॉर्मूला लगाना है m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो m और n क्या हो जाएंगे आपके? 2:1। तो नीचे डिनोमिनेटर 3 बन गया आपका। न्यूमरेटर पे आते हैं, m क्या है? 2। b वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला, इसको b वेक्टर मान लो, इसको a वेक्टर मान लो। तो बस m इंटू बी वेक्टर करो प्लस n इंटू ए वेक्टर।
तो m और n की वैल्यूज क्या है, m2 है, n 1 है। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। बस जो गिवन है उसमें एक को a वेक्टर ले लो, दूसरे को b वेक्टर, और फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, जैसे आपने इंटरनली के लिए किया सेम सिमिलरली जो है आप एक्सटर्नली के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो मिड पॉइंट निकालना यानी कि पॉइंट बीच में होगा, तो दोनों वेक्टर का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली दो पॉइंट्स गिवन है, दोनों पॉइंट्स को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और जो वेक्टर है वो आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय, यहाँ पे जो है ना हम प्रोडक्ट को जो है डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बोल दो या स्केलर प्रोडक्ट कह दो। तो हम जो है यहाँ पे इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये जो बीच में डॉट है ना ये दिखनी चाहिए। ठीक, तो ये हम अपना डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला भी होता है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ठीक, और यहीं से अगर आप देखो तो कॉस थीटा को रख लो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। यही आपका जो है किसका फॉर्मूला बन जाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर कोई एंगल चाहिए तो हम किससे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से। तो ये वाला और ये वाला कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उससे मैंने आपको बता दिया है। ठीक, यहाँ पे और थीटा जो है वो एंगल होता है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और थीटा जो है 0 से पाई के बीच में लाई करता है। अगर ए या बी में से कोई एक वेक्टर 0 हो जाता है तो थीटा जो है नॉन डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और उस केस में हमारे पास जो है इसके बीच का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। ठीक, और एक और बात याद रखेंगे कि यहाँ पे जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो अगेन आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला रिमार्क कहता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है 0 हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस में होगा ना आप डायरेक्टली ये कंडीशन से यूज करके, इस कंडीशन को यूज करके आप दिखा सकते हो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट रिमार्क कहता है कि इफ थीटा इज 0 देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर केस में हम कह रहे हैं ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। क्योंकि थीटा 0 है इस केस में, इस वजह से हम उसको ऐसा कह सकते हैं। ऐसे अगर थीटा पाई होगा तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इन पर्टिकुलरली ए वेक्टर इंटू माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। क्योंकि थीटा इस केस में पाई है इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। Since I cap, J cap and K cap ये यूनिट वेक्टर्स है along the coordinate axis, that is the along three mutually perpendicular lines, then we can have I cap dot I cap is equals to 1, J cap dot J cap या K cap dot K cap करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। बेसिकली अगर हम सेम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, और अगर हम किसी दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। जैसे I cap इंटू J cap हो गया 0 हो गया, जे कैप डॉट के कैप हो गया वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव होता है, एक वेक्टर इन डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन,
तो अगर हमें एडिशन का है, आप देख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किया है, उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, डॉट हो रहा है सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के साथ, तो हम जैसे नॉर्मली अपना एक्सपैंड करते हैं उसी तरह से करेंगे। ए वेक्टर इंटू डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर देख लेते हैं ऑन अ लाइन। सपोज दैट वेक्टर ए बी makes an angle theta with a given line say L, then the projection of AB vector on L is a vector P vector, say P vector हम मान लेते हैं with the magnitude AB vector cos theta and the direction of P vector being same or opposite on that of line, depending on whether cos theta is positive or negative, then the vector P is called as projection vector and its magnitude is simply called as projection of the vector AB vector on the line L। इतना बड़ा हमें नहीं याद कुछ रखना, सिंपली आप देखो यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर होगा इस तरह से, मान लेते हैं ये A वेक्टर है, इसके बीच में कोई एक एंगल थीटा बन रहा है, इस वाले वेक्टर का जो है, और ये आपके पास एक कोई लाइन है से L मान लेते हैं, तो इस वाले वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो किस पे पड़ेगा, इस लाइन पे, तो ये हो जाएगा P वेक्टर। ठीक, और हम कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन पी वेक्टर, जिसको हम कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट पी कैप करके। ठीक, अब अगर आप देखो पी कैप को, आपको पता है पी कैप क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड पी वेक्टर। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो मैंने रिमार्क्स जो लिखे हैं उसका अगर आप पहला पॉइंट देखो तो इफ पी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द एल इज गिवन बाय दिस, मैंने आपको यही बताया, ए वेक्टर डॉट पी कैप। ठीक है, और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर जो है ए वेक्टर है ऑन द अदर वेक्टर बी वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी कैप, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बी कैप क्या हो गया यूनिट वेक्टर, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका अल्टीमेटली मतलब है 1/b वेक्टर आपका एक स्केलर हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर देखो तो आपने वो प्रॉपर्टी लगाई है जो अभी हमने पीछे डिस्कस की थी। ठीक, नेक्स्ट रिमार्क पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इफ थीटा इज 0 तो प्रोजेक्शन वेक्टर जो है ए बी वेक्टर का वो ए भी वेक्टर ही रहेगा, लेकिन अगर पाई हो जाता है तो प्रोजेक्शन वेक्टर जो है ए बी वेक्टर का वो किसको बदल जाएगा, बी ए वेक्टर पे। अगर थीटा π/2 है या 3π/2 है तो प्रोजेक्शन वेक्टर जो है ए बी वेक्टर का वो 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं नेक्स्ट पे आओ, अगर अल्फा बीटा गामा ये आपके 3 डायरेक्शन एंगल्स हैं वेक्टर के, एक ए वेक्टर गिवन है, इसके 3 डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो इसके जो डायरेक्शन को साइंस है उसको हम कैसे देंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अभी कैसे निकलते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, ए वेक्टर इंटू आई कैप अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, सिमिलरली आपको जो है बाकी दोनों के लिए भी करना है। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन से इस चीज को और अच्छे से समझ लेते हैं। जितने भी अभी हमने बातें की उसके ऊपर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। मान लो ये वाला वेक्टर ए है, इसको P ले लो या B ले लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो हमने मान लिया इसको A और इसको B, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बस क्या करना है आपको, डॉट करना है, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो है 0 आ गया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज रह गई आपको बताने की, जो कि है ट्राइंगल लॉ। ठीक, ट्राइंगल लॉ, इस चीज का भी हमें अपने क्वेश्चंस में कई बार यूज करना पड़ जाता है। ट्राइंगल लॉ क्या कहते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से एक ट्राइंगल है, से ये ए बी सी है, ठीक, सो से ए बी इस तरह से बना है हमारे पास,
तो हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ कैसे लगाते हैं, हम कहते हैं सिंपली AC वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, आपके AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर है, ठीक है। सो कई बार हम जो है इसको भी अभी हम क्वेश्चंस में यूज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। इन तीनों को हमें क्या दिखाना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी कि इनका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको A वेक्टर, इसको B वेक्टर और ये C वेक्टर। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले कि ये A वेक्टर आ गया, B वेक्टर आ गया, C वेक्टर आ गया। इनका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 1। तो हमने इन सबके मैग्नीट्यूड निकाले, देखे तो सबके 1 आ गए। तो ये हमने क्या दिखा दिया कि ये यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है टू ईच अदर। तो अगर आपको याद हो, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, वो कब आ सकते हैं, इसका मतलब वो दोनों वो जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर। तो हम भी यहाँ पे क्या दिखाना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है टू ईच अदर। तो इसका मतलब जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। तो हमने A वेक्टर डॉट B वेक्टर किया, सॉल्व किया, मतलब वेक्टर्स को आपने क्या किया, अगेन कंपोनेंट वाइज ऐड करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 2/7 आई कैप था और यहाँ पे 3/7 आई कैप। तो हमने 2/7 इंटू 3/7 किया, प्लस सिमिलरली J और K के साथ भी किया, 3/7 इंटू -6/7 प्लस 6/7 इंटू 2/7। ठीक, आपने सॉल्व किया, आंसर 0 आ गया। ऐसी B वेक्टर डॉट C वेक्टर किया और C वेक्टर डॉट A वेक्टर किया, तो आंसर 0 आ गया। तो ये जो है हमने दिखा दिया कि ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इफ A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स सच दैट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज 0, देन फाइंड दिस। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमें वेक्टर गिवन है ना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो लो इसका स्क्वायर कितना आ जाए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ठीक, बस अब आपको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ये कितना आ जाएगा, A वेक्टर का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड A वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड C वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A इंटू B वेक्टर प्लस B वेक्टर इंटू C वेक्टर प्लस C वेक्टर इंटू D वेक्टर, सॉरी A वेक्टर। तो हमें पता है हमें गिवन ही है A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 होगा, तो बस मैग्नीट्यूड 1 लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स ये एज इट इज आ गया, ये 3 हो गया। राइट हैंड साइड भेजोगे, सॉरी इसको उस साइड भेजोगे दूसरी तरफ लेफ्ट साइड, तो -3 हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ द ट्राइंगल ABC आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द एंगल ABC। एंगल निकालना है, A पॉइंट मान लो, B पॉइंट मान लो, C पॉइंट मान लो। एंगल निकालना है दोनों के बीच में, तो सबसे पहले एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं एंगल, ये मैंने बताया था, cos थीटा इज इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो A वेक्टर कौन सा बनेगा आपका, BA, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एंगल ABC। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा BA वेक्टर। ठीक है, हम BA वेक्टर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 2 माइनस 0 J कैप प्लस 3 माइनस 0 इंटू K कैप। सॉल्व करोगे एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक, ऐसे BC वेक्टर के लिए निकालोगे, 0 आ गया BC, हाँ, तो ये आ जाएगा 0 माइनस -1 प्लस 1 माइनस 0 J कैप प्लस 2 माइनस 0 K कैप। ठीक, एक दूसरा वेक्टर आ गया। सिंपली अब आप दोनों वेक्टर्स की क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकाल के डिनोमिनेटर में आ गए, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 4 हो गया, 4 प्लस 3 इंटू 2 6। तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 10/√102 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है,
अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। यहाँ पे अब जो मैंने आपको ये भी ट्राइंगल लॉ बताया ये काम आएगा, ठीक है। हमें दिखाना है पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम क्या दिखाएंगे, ट्राइंगल लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हमारे पॉइंट्स जो है कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर। कैसे निकालोगे समझ में आ गया ना सबको। 2 - 1 इंटू आई कैप प्लस 6 - 2 इंटू जे कैप प्लस 3 - 7 इंटू के कैप, ठीक है। तो सॉल्व करोगे आंसर आ गया। ऐसी बी वेक्टर और सी ए सी वेक्टर निकाल लोगे, ठीक। अब आप क्या करोगे, इनके मैग्नीट्यूड्स निकालोगे कि क्या ये इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जब आप मैग्नीट्यूड्स निकालोगे ना और सॉल्व करोगे तो देखो ये आ गया √33 तो हमारी ट्राइंगल्स लॉग ये कहता है। तो ए सी वेक्टर कितना है आपके पास 2√33, ए बी वेक्टर कितना आ गया √33 प्लस बी सी वेक्टर √33, तो ये कितना आ गया यहाँ से 2√33, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हुआ, इक्वालिटी ट्रू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए अभी हमने बात की थी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की, अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है। तो देखो इसमें हम कैसे डिनोट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, हम जो थे डॉट प्रोडक्ट इस तरह से डिनोट कर रहे थे। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट डिनोट करना है, इसको अब हम कैसे करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ऐसे अगर हमें इनके बीच का एंगल निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे एक बार, यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करता है। एन कैप जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होता है टू बोथ दी वेक्टर्स, ठीक है। इफ ए और बी एनी वन इज 0 तो हम कहते हैं थीटा डिफाइंड नहीं होगा और उस केस में जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमने पीछे डिस्कस किया था जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था ये आपके पास एक रियल नंबर होता था, लेकिन जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो ये आपके पास एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है। एंगल कैसे निकालते हैं सबको समझ में आ गया, अभी मैंने डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स पे। पहला रिमार्क, अगर थीटा π/2 है तो इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि हमने दो कंडीशन अब पता चल गई कि अगर हमें कभी दिखाना है कि परपेंडिकुलर इज अ लाइन तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, अगर लाइंस पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ये पैरेलल के लिए कंडीशन हो गई, ये परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि सिंस आई कैप जे कैप एंड के कैप दीज आर द यूनिट वेक्टर्स along the three coordinate axes, these form a right-handed trait of mutually perpendicular unit vectors, then we can have, यहाँ पे बेसिकली ना आपको एक सर्कल को याद रखना होता है इस तरह से कि मान लेते हैं यहाँ पे ये जे कैप हो गया, के कैप, यहाँ पे ये आई कैप, ठीक है। अगर आप सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से करते हो तो वो हमारे पास क्या आता था, आंसर 1। मतलब अगर हम सेम को मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर 1 आता था। अब डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट में होता था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर हम दो सेम वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। ये एक बात याद रखोगे। दूसरी बात, वहाँ पे अगर आप किसी दूसरे वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास आंसर 0 आता था। यहाँ पे अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब आप इस साइकिल को फॉलो करते हो। मतलब अगर आपको आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना है तो आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आ जाएगा। हमारी साइकिल इस तरह से चल रही है, ठीक। अगर हमें जे कैप क्रॉस के कैप निकालना है तो कितना आ जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप आ गया। ऐसे ही अगर हमें निकालना है
जे कैप हो गया, के कैप हो गया। अगर हमें निकालना है के कैप क्रॉस आई कैप तो ये कितना आ जाएगा, जे कैप। इन केस अगर हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि अगर हम कर दे जे कैप इंटू आई कैप तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस के, क्योंकि साइकिल उल्टी हो गई। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने ये बना रखी है साइकिल, इस साइकिल को भूलना नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर हमने सेम का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो वो 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है दो एडजेसेंट साइड्स हैं एक ट्राइंगल की, तो जो एरिया है वो किस तरह से दिया जाएगा, हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, और अगर पैरेललोग्राम है तो हम जो है सिंपली लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, यहाँ पे एक ये लैग्रेंज आइडेंटिटी है जो शायद आपको 1 मार्कर्स के क्वेश्चन में यूज करनी पड़े, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। तो सबसे पहली आती है कि अगर हमारे पास जो है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये 3 वेक्टर्स हैं और लैम्डा कोई एक स्केलर है, तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ऐसी अगर हमारे पास लैम्डा एक स्केलर है, स्केलर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक, जैसा भी सुटेबली कर सको आप। अब हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम इतनी देर से कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट में तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे करोगे देख लो एक बार। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे आप बेसिकली डिटर्मिनेंट निकालते हो, डिटर्मिनेंट सबको आता है निकालना। हम यहाँ पे अपने आई कैप, जे कैप और के कैप रखेंगे, फिर A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक, अब यहाँ पे जो है आई जे कैप एज इट इज रहते हैं, A1 A2 A3 जो है, जो आपको एक वेक्टर गिवन होगा उसके कोफिशिएंट्स, B1 B2 B3 जो है दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जहाँ पे ए और बी वेक्टर हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। किसके परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर के एडिशन और दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के। उसमें देखेंगे कैसे करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हमने निकाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आप सिंपली दोनों वेक्टर को ऐड कर दोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपने पास एक वेक्टर निकाल लो। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि हमें क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, और उस क्रॉस प्रोडक्ट को हम मान लेंगे सी वेक्टर। तो अब बस क्रॉस प्रोडक्ट देखो कैसे लोगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमने वही किया है यहाँ पे, और हमें डिटर्मिनेंट में लेनी है वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे, आई कैप इनटू इसको भी छुपा दो, ऊपर से इसको छुपा दो, यहाँ से इसको छुपा दो, कितना आ जाएगा 4 × 4 16 माइनस 0। तो हमने यही लिखा है 16 माइनस 0। फिर है हमारे पास माइनस का जे कैप, तो मतलब हमें ये वाला हटाना है और ऊपर से ये वाला एलिमेंट और यहाँ से ये वाला एलिमेंट, दोनों छुपा दो। कितना बचा 4 × 4 माइनस 2 × 0, तो ये आ गया 16। ठीक है, माइनस 0 प्लस सिमिलरली के कैप के लिए किया 0 माइनस 8। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ये आपके पास एक वेक्टर क्या बन गया, सी वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो अब हम इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमारी सारी मेहनत किसके लिए, इसी के लिए कि हम यूनिट वेक्टर निकाल सकें। तो यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को अंडर रूट कर दोगे। तो यहाँ पे कितना है 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करोगे आपके पास डिनोमिनेटर में जो मैग्नीट्यूड है वो 24 आ जाएगा। तो आपके पास वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट में हमें कह रहे हैं फाइंड दी एरिया ऑफ ट्राइंगल विद दी वर्टिसेस ए बी एंड सी गिवन। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ टाइम्स
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फॉर्मूला पता चल गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 2 - 1 इंटू आई कैप प्लस 3 - 1 इंटू जे कैप प्लस 5 - 2 के कैप। ठीक है, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हमारे पास ए बी वेक्टर आ गए। ऐसे ही हम सिमिलरली बी सी वेक्टर निकाल सकते हैं। तो निकाल देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, -i प्लस 2 जे कैप। अब हमें क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जो कि क्या होता है, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है, हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे ये वेक्टर आ गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आ गया, √61। तो बस आपके पास क्या आ गया, √61/2 जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में